बहुजन समाज का सच्चा सिपाही हूं, इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, सावधान सतर्क रहें और जिम्मेदारी से संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी बात को रखें, अपने आंदोलन को चलाएं। किसी जाति धर्म पर टिप्पणी ना करें, किसी को बुरा ना कहें, अपने संवैधानिक संघर्ष को जारी रखें। बहुत दिनों बाद मेरा ये फेसबुक लाइव है और ये फेसबुक लाइव महत्वपूर्ण है। अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होता तो शायद मैं इस फेसबुक लाइव को नहीं करता। कि जब आपके आगे दाना फेंका जाए तो शिकारी आपका शिकार करना चाहता है, ना कि आपको पाल पोस के मजबूत करना चाहता है। इसलिए मैं समाज से कहूंगा, अपने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हर भाई से, कि वो एक दूसरे पर टिप्पणी ना करें, एक दूसरे को बुरा ना कहें और अपने अपने अधिकारों के प्रति संवैधानिक मर्यादाओं में जो संघर्ष वो कर रहे हैं उसको करते रहे। मैं जब अपनी बात को शुरू करूंगा तो एक नारा लगता था, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और एक और नारा लगता था, अर्जक संघ के लोग लगाते थे, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये 3 नारे बहुत इंपोर्टेंट हैं। जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, पहली बात। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। और तीसरी बात कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोग मुझ में विश्वास रखते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो भी हमारे में आजाद समाज पार्टी की आइडियोलॉजी को समझते हैं, इसमें काम करते हैं, वो ये भी समझते होंगे कभी हमने जाति के आधार पर संगठन में काम नहीं किया, और जब भी कभी अन्याय हुआ हमने जाति के आधार पर उस अन्याय को नहीं देखा। हमेशा शेड्यूल कास्ट के लोगों की, शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, बैकवर्ड के लोगों की, माइनॉरिटी के लोगों की, देश की किसी बहन की, मजदूर की, किसान की आवाज उठाने के लिए हम लोग तैयार रहे। उसका आधार जाति नहीं है। तो जब मैं अपनी बात की शुरू कर रहा हूं तो मैं आपसे कहूंगा, शहीद आजम भगत सिंह ने एक बार कहा था कि किसी को मृत्युदंड देने वाले जज, जिसने किसी को फांसी की सजा दी हो, मृत्युदंड दिया हो, अगर उसके फैसले के पीछे से उसका मोटिव हटा दिया जाए तो हत्या की सजा देने वाले जज में और सुपारी देके किसी की हत्या कराने वाले किसी दूसरे व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रहता। दोनों हत्यारे के साथी होते हैं। अगर जज साहब किसी को फांसी की सजा का ऑर्डर करते हैं और जल्लाद उसको फांसी देता है, उसकी जान जाती है, और यहां कोई किसी को पैसे देकर किसी की हत्या करा देता है, तो दोनों में बिल्कुल फर्क नहीं है, अगर उसके पीछे उनका मोटिव ना हो। कि हमने रिसर्च किया, चर्चा की, और हमने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की 66 जातियां हैं। उनमें से बहुत कम जो हैं वो नजर आती है, लेकिन एक बड़ी संख्या उन जातियों की जो नजर नहीं आती। इसलिए हमने मांग की कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण की सरकार की व्यवस्था को सही माना, तो उनको चाहिए कि वो आरक्षण की सीमा बढ़ा दें, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की आबादी लगातार बढ़ रही है और पिछले लंबे समय से जाति की जनगणना भी नहीं हुई, तो आरक्षण की सीमा बढ़ा दें और इन जातियों को अलग से 5% आरक्षण की व्यवस्था कराएं। और अगर हमारे अपने भाइयों को 5% आरक्षण मिलेगा तो हमें इसके लिए कभी तकलीफ नहीं होगी। और मैं तो कह रहा हूं 5% ही नहीं, 10% देना चाहिए जिनको अवसर नहीं मिले। दूसरा, हमने यही बात पिछड़े वर्ग के जातियों के लिए भी कही कि पिछड़े वर्ग की आबादी 52% है, और मैं आपको चरित्र बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का, जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हमारे लोग जो हैं चर्चा कर रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आबादी के बाद 27% रिजर्वेशन दिया। उसमें भी क्रीमी लेयर की एक सीमा लगा दी और फिर उस आरक्षण व्यवस्था को चालू किया, लेकिन आज तक भी कभी उसको मॉनिटरिंग नहीं किया। कि जुडिशरी में मैंने मांग की कि कोलेजियम सिस्टम खत्म करके वहां भी SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कराई जाए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाई, वो वहां मैंने जाति के लिए मांग नहीं की, वहां भी मैंने SC ST OBC के लिए मांग की, और वहां तो मैंने सामान्य जाति के बच्चों के लिए भी की, क्योंकि वहां तो एक इस तरह का पिंजरा है कि उसमें कुछ ही परिवारों तक वो सीमित है, उससे नीचे नहीं जा सकते। और बुरा मत मानिए, याद कीजिए आपसे कौन कितना प्रेम करता है। जब हाथरस की बेटी का विषय आया था, ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि हमारे लोगों को याद होना चाहिए, इस पूरे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक भी मिनिस्टर आप उसके लिए ट्वीट नहीं कर पाया, और सब लोगों ने उस बेटी का चरित्र हनन मिलकर करने का प्रयास किया। यहां तक कि जो सिटिंग MP थे वो भी अपराधियों के पक्ष में खड़े थे। समझदार लोग मेरी बात को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कौन किसका
कितना हितैषी है, कौन किसको कितना प्रेम करता है, कौन किससे कितना जो है, कौन किसको कहां देखना चाहता है, कौन किसका कितना सहयोग करना चाहता है, पिछले नेताओं का मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपने बारे में आज आपसे कहूंगा। आज 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 जो स्थिति उस मामले को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया वर्गीकरण और क्रीमी लेयर, और एक जज साहब तो और आगे निकले, कहा कि एक बार जिसके बच्चे को मिल जाएगा उसको दोबारा नहीं मिलेगा। अब क्रीमी लेयर पे जब क्रीमी लेयर की बात आई तो क्रीमी लेयर का नुकसान शेड्यूल कास्ट की सब जातियों को होता, चाहे वो सफाई कर्मचारी में नौकरी लगाओ, या वो जो एक लाइन और उन्होंने कही कि जिसको एक बार मिल गया, चाहे वो 4th क्लास की नौकरी में लगाओ या क्लास 1 की, इसका नुकसान सबको होता। तो सभी लोग इसका सामूहिक रूप से विरोध करते। लेकिन वर्गीकरण के आधार पे, वर्गीकरण को जब आधार बनाया गया, तो अब क्योंकि पुराने रूप से प्रैक्टिकल हुआ है, इसके फायदे भी उस तरह से कुछ जो है हुए हैं, वो नियत के ऊपर डिपेंड करता है, पंजाब में, हरियाणा में। तो मैं इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात को भी समझता हूं, लेकिन मैं इस आंदोलन के समर्थन और विरोध पर ध्यान रख रहा हूं। आज इस आंदोलन का समर्थन वर्गीकरण का वो लोग भी कर रहे हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों से अलग, जो लोग पूरी जिंदगी आरक्षण को कोसते रहे, जो कहते थे आरक्षण से अयोग्य लोग आते हैं, आरक्षण की वजह से ये हमारे सर पे चढ़ के बैठ गए हैं, आरक्षण की वजह से जो तमाम तरह से हर घटना पे हमें गाली देते हैं, आरक्षण की वजह से जो कोसने काम करते हैं आरक्षण को, जिन्होंने EWS जो है 10% ले भी लिया, लेकिन वही जो है वो समर्थन कर रहे हैं। अब आप समझिए, जब आपका दुश्मन आपके अधिकारों का समर्थन करने लगे तो आप समझिए कि क्या हो रहा है। जिन लोगों ने पूरी जिंदगी, जिनकी संतानों ने, उनके बड़ों ने, जिन्होंने कैंपेन चलाए, जिन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं करके कहा कि आरक्षण की नसबंदी करनी चाहिए, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, वही लोग जो हैं आज आरक्षण का समर्थन करके हमारे भाइयों के बीच में जा रहे हैं, भाइयों से बात कर रहे हैं कि भाई हम आपके देश हैं, आपको मिलना चाहिए। अब इसका जो मुझे नुकसान समझ आता है उसको भी समझिए मेरी भाषा में। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को पावर दे दी कि स्टेट कर सकती है, लेकिन उसके साथ एक बीच में एक पेच भी लगा दिया कि बिना आंकड़ा जुटाई नहीं कर सकती। आंकड़े कैसे जुटेंगे? जब जातिगत जनगणना होगी। भाई जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक तो आपको कैसे पता लगेगा किसको कितना लाभ मिला है? तो पहले आप जातिगत जनगणना कराएंगे। इसके लिए मेरे पास एक और उदाहरण है। जैसे आर्थिक आधार पर जब आरक्षण आया तो वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था, असंवैधानिक था, क्योंकि आरक्षण का जो आधार है वो छुआछूत है, वो भेदभाव है, वो प्रतिनिधित्व है। लेकिन क्या सामान्य जातियों का प्रतिनिधित्व कम है? क्या उनके साथ छुआछूत होती है? क्या वो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं? ना उनके साथ छुआछूत होती, ना वो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए, और ना ही उनका प्रतिनिधित्व कम है। लेकिन वो इस देश में इसी सरकार ने लागू किया जो सरकार पिछले दरवाजे से इसका समर्थन कर रही है। तो मेरा कहना यह है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे नजर आता है, ये स्टेट को अगर पावर दोगे तो स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार में 17 ओबीसी की जाति को शेड्यूल कास्ट में जोड़ दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया, और भी कई सरकारों ने इस तरह का प्रयास किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस बात के साथ खत्म कर दिया गया। हम ये कहते थे, और आप सब लोग भी जानते, पढ़े लिखे सब लोग ये कहते थे ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पावर तो राष्ट्रपति जी को है, संसद को, ये तो स्टेट गवर्नमेंट को है नहीं। कल जो आपके विरोधी सरकारें हैं वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि बहुत सारी उन जातियों को, बैकवर्ड की उन जातियों को शेड्यूल कास्ट में करके और आप ही की जिस खाने को आपके लिए बनाने का उसमें प्रतिनिधित्व के आधार पर डाल देंगे, फिर क्या करोगे? मेरी ये मानना है कि ये पावर संसद को ही रहनी चाहिए। इसकी जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है वो संसद को रहनी चाहिए, राष्ट्रपति जी को रहनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत सारी जगह पे आपकी हितैषी नहीं है, और कौन सी गवर्नमेंट आपकी हितैषी आप बेहतर जानते हैं। उसका उदाहरण ये है कि आपके बच्चों के स्कॉलरशिप बंद हो, किसी को फर्क नहीं पड़ा, एजुकेशन का बजट बंद हो, किसी को फर्क नहीं पड़ा, स्कूल इतने बंद कर दिए, किसी को फर्क नहीं पड़ा, तमाम तरह की चीजें और प्रयास किए, किसी को फर्क नहीं पड़ा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जमीन पर जाकर आप देखेंगे तो आपको और एट्रोसिटी और तमाम चीजें तो आपके सामने रहेंगी, और किस तरह से आज भी कच्चे मकानों में रहते हैं, तमाम तरह की परेशानी होती है। मैं उस बात को आप में जानते हैं। अगर इतना जो अच्छा होता तो फिर हमारे लोगों को मैला नहीं उठाना पड़ता, कटर में नहीं जाना पड़ता, ठेकेदारी पर 5,000 7,000 में काम नहीं करना पड़ता, ये तकलीफ भी जो है नहीं होती। तो स्टेट को इसकी पावर देना, ये खुद में एक अंतर विरोध खड़ा करना है। कल कहीं बिना आंकड़ा जुटाई कर दिया जाएगा तो उस तरह से फिर कोर्ट में जाके इसको जो है, इसको फिर से इसमें रोक लग जाएगी। तो इसकी पावर जो है वो स्टेट में नहीं होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए। दूसरा मैं कहता हूं सेंटर को, अगर सेंटर हमारे भाइयों को देना चाहता है तो हम तो रेडी बैठे कि वो दे, वो जातिगत जनगणना कराए, उसके आंकड़े देखे और उसके आधार पर जिन जातियों को नहीं मिला उनको दे, स्पेशल ट्रीटमेंट के तौर पे दे, और 2-4% नहीं 10% दे। लेकिन भाइयों को लड़ा के, भाइयों को आपस में छगाने सामने लाके अगर सरकार ये सोचती है कि वो सफल हो पाएगी तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। बड़ी मुश्किल से ये इस तरह की एकता जैसे हालात बने, वो भी तब बने जब पूरी कम्युनिटी पे, पूरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप पे हमला हुआ SC/ST एक्ट में, तब जाके ये एकता क्यों बने, जब मार पड़ी। उससे पहले भी बहुत एकजुट नहीं थे, लेकिन उस दिन एहसास हुआ कि हम एक ही परिवार है। तो मैं तो कह रहा हूं अगर सरकार देना चाहती है आंकड़े जुटाए, जातिगत जनगणना कराए, और 10% कम से कम जो है
हमारे उन भाइयों को जिनको अवसर नहीं मिला उनको दे। हम तो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े समर्थक हैं। आप जल्दी से जातिगत जनगणना आप देखिए, सरकार जातिगत जनगणना करा सकती है नहीं करा सकती है, ये आपके और मेरे सामने है। इसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पार्टी जातिगत जनगणना की थी। भाई बिना जातिगत जनगणना कराए कैसे करा दो? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लगाया कि जातिगत जनगणना आंकड़े जो इकट्ठा करे और आंकड़े इकट्ठा करके फिर करे। तो मैं तो कह रहा हूं सरकार जातिगत जनगणना कराए। हम तो इस बात को मानते हैं कि जातिगत जनगणना हो, सब कुछ ओपन हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जिसको इतना मिला सब पता लग जाए, क्या 15% पूरा हुआ आज तक ये भी जानकारी हो जाए। तो जो भ्रम फैला गया है, तब जैसे कहा जा रहा है कि किन जातियों ने ज्यादा खा लिया वो कर लिया, तो मैं मानता कि 15% उन जातियों के पास 15% पूरा मिल रहा होता और उनमें वही जाति होती तो मैं मान लेता कि भाई वो ज्यादा खा रहे। लेकिन जब पूरा ही 4% हो रहा है, 5% तक पहुंच रहा है, तो 9% उसमें जब अपने लोग जो हैं वो भरे जा रहे हैं, क्योंकि बैकलॉग तो लगातार धीरे धीरे पूरा कर रही है सरकार, ईडब्ल्यूएस और तमाम तरह के लिए। तो इसलिए ये आधार जो है वो निरर्थक हो जाता है जब मैं इसको देखता हूं। दूसरा, अब उकसाने वाली बातें कही जा रही हैं एक दूसरे को, मैं उन पर भी टिप्पणी करूंगा जो कह रहे हैं कि भाई जो वंचित वर्ग की जातियां वो हैं कि इनमें पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एजुकेशन स्वीकार नहीं किया। तो भाई एजुकेशन स्वीकार नहीं किया, आपने कितने लोगों के हाथ जाके पकड़े? कितने लोगों के लिए स्कूल खोले? कितने लोगों के लिए कॉलेज खोले? कितने लोगों के लिए कोचिंग सेंटर खोले? कितने लोगों को बराबर बिठा पढ़ाना सिखाया कि आप वर्ग बन पाए? बाबा साहब को शेड्यूल कास्ट बना के क्या वर्ग बन पाए? क्या आपने रोटी बेटी का रिश्ता किया? क्या आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया? क्या आपने पे बैक टू सोसाइटी किया? इसका जवाब आप पे है। क्या आपने अपने आखिरी भाई का हाथ पकड़ा? क्या आप उनकी बस्ती में गए, उनके बीच में बैठे, उनकी परेशानी को सुना समझा, उनके साथ खड़े होने का प्रयास किया, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ माना? तो जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ आएगा हमने तो ये काम किया है। हमारी लीडरशिप ये बात जानती, लोग हमारा करेक्टर इस मामले में जानते हैं, हमारा कार्य जानते हैं, लेकिन और किसी संगठन में इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो अपनी जाति से बाहर निकल के इस काम को कर रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी साजिशें हो सकती है, आपको एक दूसरे भाई के आमने सामने कर दिया जाए, उसमें उधर से कुछ सरकार के लोग, विरोधी लोग, अन्य संगठन लोग घुस के हम एक दूसरे के साथ खड़े पे हमला कर दें। ऐसी स्थिति हो जाए कि एक लंबी खाई खिंच जाए, इतनी लंबी खाई खिंच जाए कि भाई भाई की शकल ना दिखे, भाई भाई को विरोधी समझ बैठे। हमें तो अवसर नहीं मिला, लेकिन हम जब हमें अवसर मिलेगा तो हम तो खुद करके दिखाएंगे कि किस तरह से अपने भाई को जो हासिल है उसको अपने बराबर में लेके आ जाता। हमें तो अवसर नहीं मिला, हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो कोशिश करके प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमें मौका मिले और इसके लिए हम राजनीतिक शक्ति इकट्ठा कर रहे हैं तो हम ये करके दिखाएं। हम अपने भाइयों के बीच में बंटवारा ना करें, लेकिन जो विरोधियों ने हमारा छीन रखा अधिकार, जिस पे हमारा अधिकार बैठता है, जिस पे हमारी रिश्तेदारी बैठते हैं, हम उनसे अपने भाइयों के पास तक अधिकार पहुंचाने का काम करें, ना कि अपने भाइयों में बंदर बांट करके उनको लड़ाने का काम करें। ये काम तो विरोधियों का है, वो अपना काम कर रही है कि जब आपके आगे दाना फेंका जाए तो शिकारी आपका शिकार करना चाहता है, ना कि आपको पाल पोस के मजबूत करना चाहता है। इसलिए मैं समाज से कहूंगा, अपने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हर भाई से, कि वो एक दूसरे पर टिप्पणी ना करें, एक दूसरे को बुरा ना कहें और अपने अपने अधिकारों के प्रति संवैधानिक मर्यादाओं में जो संघर्ष वो कर रहे हैं उसको करते रहे। दूसरा, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी सरकार के षड्यंत्र को समझती है, सरकार की चालों को, साजिशों को समझती है और भविष्य में कुछ ऐसा ना हो जाए उसको भी ध्यान में रखकर सचेत है। इसलिए आजाद समाज पार्टी निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था की जाए और इसके लिए सरकार को झुकाने का काम, सरकार को मजबूर करने का काम किया जाए और आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। जिन भाइयों तक नहीं पहुंचा उनको 10% आरक्षण की सीमा बढ़ा के 15% से अतिरिक्त 10% आरक्षण की व्यवस्था उन जातियों के लिए की जाए। ऐसी जो है हमारी सोच है और उसके लिए 11 सितंबर को हम लोग दिल्ली में एक ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। हमें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की शक्ति पे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के, जो बुद्धिजीवी वर्ग के सोच रहा है, मुझसे उम्मीद कर रहा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो हमारा बेटा है वो हमारे अधिकारों के प्रति क्या सचेत है या नहीं है, या उसको फिक्र है या नहीं है। मैं उन सबसे भी कहना चाहता हूं कि जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, ना तो मैं अपने भाइयों को लड़ने दूंगा और ना ही मैं इनके अधिकारों को दुश्मन की साजिशों का शिकार होने दूंगा। और जो भी आरक्षण के खिलाफ षड्यंत्र करने का काम करेगा उसको दिन में तारे दिखाने का काम हम लोग जो है वो करेंगे। और एक बहुत ऐतिहासिक आंदोलन हम लोग 11 सितंबर को दिल्ली में करेंगे। ये खेल बहुत हो गया कि हम लोग 15% में लड़ते रहे, हम लोग 15% में नहीं लड़ेंगे आपस में। हम लोग शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए 25% आरक्षण की व्यवस्था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए की जाए, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और अपने भाइयों को भी उनका हिस्सा दिलाते रहेंगे। मैं आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और अपने
बहुजन समाज से, बुद्धिजीवी वर्ग से कहूंगा कि किसी भी तरह की टिप्पणी अपने भाइयों पे ना करें। कल हमारे भाइयों को जब सरकार का खेल उनकी समझ में आएगा तो उनको एहसास हो जाएगा कि सरकार उनके साथ किस तरह खेल रही थी, सरकार उनकी कितनी हितैषी है और सरकार उनसे वोट के अलावा कोई और मतलब मकसद रखती है नहीं रखती है। बहुत सारे लोगों को इतनी बार मौका मिला, फिर भी आज हम इस हालात में क्यों, इसका जिम्मेदार कौन है? नौकरियां इस देश में 2% हैं, जिनमें से 1% के करीब निजीकरण की भेंट चढ़ गई है। बहुत सा बड़ा सेक्टर प्राइवेट हो गया, बहुत सारे बैंक अभी प्राइवेट सेक्टर में करने के लिए उनको मर्ज करने की तैयारी कर दी, बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। आने वाले समय में कोई कहीं किसी डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी बचेगी, सब सेक्टर प्राइवेट हो जाएगा, तब आपके बच्चे क्या करेंगे, मुझे इस बात की भी चिंता है। बहुजन समाज का सच्चा सिपाही हूं, इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, सावधान सतर्क रहें और जिम्मेदारी से संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी बात को रखें, अपने आंदोलन को चलाएं। किसी जाति धर्म पर टिप्पणी ना करें, किसी को बुरा ना कहें, अपने संवैधानिक संघर्ष को जारी रखें। और बाकी बात मैंने आपको कहा, जो सरकारें हमारी एकता तोड़ के हमें कमजोर करना चाहती है, उनसे हम सीधे सीधे जो संघर्ष है वो अपनी शक्ति के बल पे 11 सितंबर को दिल्ली में उनको जवाब देंगे और उनके इस झूठ को कि पोल को भी खोलने का काम करेंगे। हम पे बहुत सारे उस तरह के एविडेंस उनके प्रति हैं कि वो किस तरह की मंशा और किस तरह की इच्छा हमारे लोगों से रखते हैं, क्या वो हमारे लोग छुआछूत भेदभाव करते नहीं करते हैं, और वो हम लोगों के कितने जैसी। उन्हें आप सभी का धन्यवाद। लेकिन मैं समाज से अपील करूंगा कि वो निराश ना हो, कमजोर ना पड़े, मन में कोई परेशानी ना रखें। सुप्रीम कोर्ट और तमाम चीजों से बड़ी है जनता, और जनता जो है अपनी शक्ति को समझे। जिस तरह से हमने पहले भी, चाहे 2 अप्रैल को अपनी एकता से, चाहे दिल्ली में गुरु घर के आंदोलन में अपनी एकता से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसी तरह से हम सरकार के इन षड्यंत्रों का भी सामना करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पैरों की तरफ नहीं, आसमान की तरफ देखेंगे और 85% बहुजन समाज के लोगों को उनकी संख्या के आधार पर उनके अधिकार कैसे मिले, इस बात के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं और आप सभी के लिए जो है मेरा प्यार और सहयोग। धन्यवाद।